जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बहुत बढ़िया। जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 ऐसा कुछ पढ़ेंगे। 7 स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहली शिकायत ये है कि आप लोग रिवीजन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए। इसके लिए आपको कुछ अपने मन से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रिवीजन करना है। नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है उसको आपको दोहराते रहना है लगातार, बार बार। और आज हम लोग जंतुओं में जनन पढ़ेंगे। जीवों की उस क्रिया को क्या कहते हैं जिसमें प्रत्येक जीव अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है, उसको कहते हैं जनन क्रिया। जंतुओं में जनन की विधियां दो प्रकार की होती हैं, अलैंगिक और लैंगिक जनन। जंतुओं में बिना जनन अंग के प्रजनन की विधि को क्या कहते हैं? उसको अलैंगिक कहते हैं। और जनन विधि वह कहलाती है, अलैंगिक जनन की विधि क्या कहलाती है जिसमें प्रजनन की क्रिया में किसी अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो उसको मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन। अलैंगिक प्रजनन की वह विधि क्या कहलाती है जिसमें कोई एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंड। रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगा इस समय, इसलिए आप बार बार दोहराते रहिए, बार बार दोहराते ही रहिए। 10 बार, 15 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार वीडियो पूरी संपूर्ण देखिए। लैंगिक जनन के लिए किसका होना अनिवार्य है? नर और मादा का होना अनिवार्य है। और जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं वो कमेंट में आप लिखते रहेंगे, इससे आपको मेमोराइज रहेगा लंबे समय तक। एग्ज़ाम हॉल में आपको सवाल याद आना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप भूल गए हों। ऐसे जंतु जैसे मछली, मेढक, गाय, बकरी, मनुष्य आदि को क्या कहते हैं जिनमें नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं? इनको एक लिंगीय जंतु कहते हैं। ऐसे जंतु जैसे केचुआ, जोक आदि को क्या कहते हैं जिनमें नर मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं? उनको द्विलिंगी। निषेचन क्रिया के फलस्वरूप नर मादा युग्म संलयन करके किसका निर्माण करते हैं? युग्मज का। नर जनन अंग के भाग कौन से हैं? वृषण, शुक्रवाहिका और सिसन। मादा जनन अंग के भाग कौन कौन से हैं? अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय। अंडाशय द्वारा उत्पन्न युग्मक क्या कहलाता है? अंडाणु कहलाता है। वृषण द्वारा उत्पन्न युग्मक क्या कहलाता है? शुक्राणु कहलाता है। शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। ऐसे निषेचन को क्या कहते हैं जिसमें निषेचन क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है, तो आंतरिक निषेचन हो गया। और अगर यही बाहर होगा तो बाह्य निषेचन होगा। मादा शरीर के अंदर हुआ तो आंतरिक निषेचन और बाहर हुआ तो बाह्य निषेचन। बच्चे देने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? जरायु। और बच्चे देने वाले जंतुओं के नाम मनुष्य, गाय, बकरी, कुत्ता, चमगादड़, व्हेल मछली है। ये सारे बच्चों को जन्म देते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अंडों को जन्म देते हैं। अंडे देने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? अंडयुज। जरायुज और अंडयुज। बच्चे देने वाले जरायुज, अंडे देने वाले अंडयुज। अंडे देने वाले कुछ जंतुओं के नाम बताइए। मुर्गी, कबूतर, सर्प, मछली, मेढक आदि। ये सारे हैं। अब इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। किशोरावस्था है ये चैप्टर। जीवन काल की वह अवधि क्या कहलाती है जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, उसे किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था को ही तूफान की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? तूफान की अवस्था। अब आप लोग बताइए, देखिए आयु वर्ग देख लीजिए। मनुष्य के किस आयु वर्ग के बीच की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं? 11 साल से 19 साल। मतलब हम सारे लोग किशोरावस्था के अंदर हैं। अगर आप भी हैं तो आप अपना नाम कमेंट में लिखिए। किशोरों के गले में स्वर यंत्र के उभार को क्या कहते हैं? कंठमणि या एडम सेप्पल बोलते हैं। लड़कियों की आवाज़ लड़कों की अपेक्षा सुरीली क्यों होती है? क्योंकि लड़कियों का उच्च स्वर उच्च तारत्व पिच वाला होता है। ऐसे लक्षण क्या कहलाते हैं जो किशोरावस्था के समय विकसित होकर पुरुष अथवा स्त्री में अंतर स्पष्ट करते हैं? उनको द्वितीय लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को नालिका विहीन ग्रंथियां क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं। जो जहां से हमारा खून बहता है उस खून के नसों में उसको जाकर छोड़ती हैं अंतःस्रावी हार्मोन्स को।
वृषण द्वारा स्रावित टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष हार्मोन होता है और अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन जो होता है वो स्त्री हार्मोन है। लड़कियों की विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है, लड़कों के लिए 21 वर्ष, दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए, जबकि नाइंसाफ़ी है ना, है कि नहीं? yes, sir! मनुष्य के प्रत्येक कोशिका के केंद्र में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ा और 46 गुणसूत्र होते हैं। कुल 46 संख्या 46 है और जोड़े में 23 उसको कहेंगे। पुरुष तथा स्त्रियों के में कितने गुणसूत्र समान प्रकृति के होते हैं जो संतति में रंग, लंबाई और शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होते हैं? 22 जोड़े होते हैं, अर्थात 44 गुणसूत्र होते हैं। और 23वां जो गुणसूत्र होता है उसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं 23वां में, जिसमें एक्स वाई के रूप में पहचाने जाते हैं, अर्थात एक्स वाई बालक में होता है और एक्स एक्स बालिका में होता है। देखिए एक्स और एक्स ये गर्ल में और एक्स और वाई ये बॉयज में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। इन दोनों तारीखों में से कोई एक जरूर एग्जाम में आएगा, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत, पीछे जाकर दोबारा देख लीजिए या दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, अभी याद कर लिए। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत के सभी बच्चों का टीकाकरण करना है? वर्ष 2020 तक। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किस बीमारी के टीके बच्चों को बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं? 7 टीके हैं जो इंद्रधनुष के तहत लगाए जाते हैं। इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7। डिप्थेरिया, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, तपेदिक, खसरा, टिटनेस। अब जैसे पूछ लिया, इनमें से 4 ऑप्शन दे दिया, कौन सा इंद्रधनुष के अंतर्गत किसका टीका नहीं लगता है? उसमें से पोलियो, तपेदिक, खसरा, डेंगू दे दिया तो डेंगू का नहीं लगता है। जो 7 हैं यही है। किस योजना के तहत गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? जननी सुरक्षा योजना के तहत। किस सुरक्षा योजना के तहत? जननी सुरक्षा। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं को 24 घंटे निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु किस फोन नंबर पर एम्बुलेंस सेवा के लिए डायल करना होता है? 108 प्रादेशिक है और 102 नेशनल सेवा में। अब हम लोग 9वें चैप्टर में आ गए हैं, दिव्यांगता। देखिए ब्रेक की तो वैसे कोई खास ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो 1-2 सेकंड का ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। दिव्यांगता शारीरिक या मानसिक अक्षमता को क्या कहते हैं? दिव्यांगता कहते हैं। वर्तमान में कितने प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता के श्रेणी में रखा जाता है? ये 21 प्रकार की अक्षमताओं को रखा जाता है। कितने प्रकार की? 21 प्रकार। हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों की अक्षमता व किसी प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी में रखा जाता है। सॉरी, थोड़ी तबीयत नासाज है, आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन क्या करें, एग्ज़ाम है तो हम लोग को पढ़ाई तो करनी ही है, बल्कि ज़्यादा पढ़ाई करनी है। लोकोमीटर दिव्यांगता के तहत रखा जाता है, हड्डियों में दिक्कत आती है तो। सॉरी। किस रोग से ग्रसित बच्चे अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ने के साथ कुछ अक्षरों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं? डिसलेक्सिया रोग। डिसलेक्सिया कोई मानसिक बीमारी या रोग नहीं है। सॉरी, आप लोग को बियर करना पड़ रहा है, लेकिन एग्ज़ाम है, क्या कहें। किस रोग से ग्रसित बच्चे सुसंगत रूप से न लिख पाने की अक्षमता होती है? जिसको डिस्ग्राफिया रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। ग्राफिया से ग्राफ लिखने का कुछ है, तो ग्राफिया से लिखने की बीमारी है। डिसलेक्सिया, लेक्सिया से रीडिंग वूडिंग की स्किल का प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकलांग संस्थान कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत दिक्कत हो रही है आज तो। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। राष्ट्रीय ऑर्थोपोडिक विकलांग संस्थान कहाँ पे है? कहाँ बेटा? राष्ट्रीय ऑर्थोपोडिक विकलांग संस्थान कोलकाता में है। या तो आप आंसर सही दिया करो, ये ध्यान रखो, इस तरीके से नादानी मत करो बेटा। राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, श्रवण मतलब सुनने की दिक्कत हो तो मुंबई में है, सुनने वाली दिक्कत हो तो मुंबई में। ऑर्थोपोडिक मतलब हड्डियों की दिक्कत हो तो कोलकाता में। राष्ट्रीय पुनर्वास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में। राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई में है। विश्व दिव्यांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अब जो संस्थान है ना, ये सारे संस्थान एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए कंटिन्यू।
मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको, इनमें से जरूर एक सवाल आएगा। राष्ट्रीय विकलांग संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग देखने की दिक्कत में कहाँ है? देहरादून में है। ऑर्थोपोडिक, राष्ट्रीय ऑर्थोपोडिक विकलांग कोलकाता में है। श्रवण वाला मुंबई में है, ठीक है। और राष्ट्रीय पुनर्वास अनुसंधान संस्थान कटक में है। राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई में है। सारे याद कर लीजिए, जरूर आएगा। कितने प्रतिशत किसी भी प्रकार की अक्षमता वाले व्यक्तियों को दिव्यांग कहा जाता है? 40% या उससे अधिक। डॉक्टर शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए किस खेल का आयोजन किया जाता है? पैरा ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। ओलंपिक के साथ साथ पैरा ओलंपिक भी होता है। ये जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए होता है, दिव्यांगों के लिए। पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? 1960 में, और रोम में। इटली की राजधानी है। रोम किसकी राजधानी है? रोम किसकी राजधानी है? कमेंट में आप लिख करके हमें बताएंगे। अगला चैप्टर है फसल उत्पादन। थोड़ा आप ब्रेक लेना चाहें तो ले लीजिए 1-2 सेकंड का, बाकी कंटिन्यू करते हैं। फसल उत्पादन, क्या करें यार, तबीयत तो खराब है लेकिन पढ़ाई तो करनी ही है ना। किसी संस्था पर उगाए गए एक ही प्रकार के उपयोगी पौधों के समूह को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। खरीफ की फसल को बोने तथा काटने का समय क्या है? खरीफ का फसल जून माह में बोया जाता है, अक्टूबर में काट लिया जाता है। इस समय जो खरीफ की फसल कट रही है, धान की कटाई चल रही है अक्टूबर में। रबी की फसल के बोने और काटने का समय नवंबर माह में बोना और अप्रैल में काट लेना। जायद की फसल बोने काटने का समय मार्च माह में बोना और जून में काट लेना। मक्का, चावल, मूंगफली किस प्रकार की कृषि फसल है? ये खरीफ की है। सॉरी। गेहूं, सरसों, चना, आलू किस प्रकार की कृषि फसल है? रबी फसल है। मूंग, उड़द किस प्रकार की कृषि फसल है? जायद फसल है। देखिए, इतनी मेहनत से अगर मैं कोशिश कर रहा हूं तो आप लोग को भी पूरा वीडियो देख के अपनी तैयारी करनी चाहिए। कई बार वीडियो रिपीट करिए जिससे रिवीजन हो जाए और सही से आप तैयारी कर पाए। मूंग, उड़द किस प्रकार की कृषि फसल है? जायद फसल है। उस मिट्टी को क्या कहते हैं जिसमें बालू की मात्रा अधिक होती है? उसको बलुई मिट्टी कहते हैं। उस मिट्टी को क्या कहते हैं जिसमें बालू की मात्रा कम, मिट्टी के कण छोटे होते हैं? चिकनी मिट्टी। बलुई और चिकनी मिट्टी के मिश्रण को क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी। तरबूज, खरबूज, मक्का, बाजरा की खेती के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपयोगी होती है? बलुई मिट्टी। डिबलर तथा बीज भेदक सीड ड्रिल यंत्र का प्रयोग बुआई के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? बुआई के लिए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल का नाम क्या है? धान। क्या है? धान है। अच्छा, आपके यहाँ धान बोया जाता है कि नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। मिट्टी के किसके घर में धान बोया जाता है? धान से हम क्या निकालते हैं, ये भी कमेंट करिए। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? खाद और उर्वरक का। पौधों के लिए पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। पौधों के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्व कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पौधों का जल, वायु से, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम को भूमि से प्राप्त करते हैं। पौधों के लिए आवश्यक गौण पोषण तत्व कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि पौधों को मृदा से प्राप्त होते हैं, मिट्टी से। इसलिए मिट्टी महत्वपूर्ण होती है। पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं? लोहा, तांबा, जिंक। भूमि की पोषकता बनाए रखने के लिए एक फसल के बाद दूसरी विकल्पी फसल लगाने को क्या कहते हैं? फसल चक्रण कहते हैं। पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट जैसे गोबर, बेकार साग सब्जियां, पौधे, पत्तियां, अन्य जैव अवशेष को प्राप्त कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? खाद कहलाते हैं। दलहनी फसलों को नाइट्रोजनी उर्वरकों की आवश्यकता क्यों नहीं होती है? क्योंकि इन पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत उनकी जड़ों में स्थित जीवाणु की सहायता से नाइट्रोजनी स्थिरीकरण द्वारा पूरी की जाती है। वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का केमिकल फार्मूला N2 है, ये आप कमेंट में लिखकर हमें बताएंगे। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में किन विधियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा,
तड़ित एवं वर्षा द्वारा, रासायनिक उर्वरक द्वारा। मैंने एक आपको भेजा था, उसमें से जितने आपको रासायनिक नाम जिन जिन पदार्थों के जिन जिन चीज़ों के याद हैं वो सब आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए एक एक करके। उन जैसे H2O हो गया पानी का, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 नाइट्रोजन, जितने गैस वैस जितने सब कुछ हैं हर एलिमेंट का। उन अवांछीय पौधों को क्या कहते हैं जो खेत में फसल के पौधों के साथ उगकर फसल की उत्पादकता को कम करते हैं? खरपतवार। 2,4-D और मेटाक्लोर ये खरपतवार नाशी हैं, वीडिसाइड्स हैं। फसल के दानों को भूसा फसल के दानों से भूसा अलग करना क्या कहलाता है? मड़ाई कहलाता है। अच्छा, इसको मड़ाई कहते हैं। फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए फसल की उन्नत किस्मों का विकास एवं उपयोग करना क्या कहलाता है? फसल समुन्नति। सोनालिका, कल्याण सोना, समुन्नत किस्में किस फसल की से संबंधित हैं? ये सब गेहूं से हैं, गेहूं की प्रजातियां हैं। जया, पद्मा, पूसा 215 ये किसकी किस्में हैं? धान की। गंगा, रंजीत किसकी किस्में हैं? मक्का की। गंगा और रंजीत। और C4 भी इसी का है। C4 इसकी एक प्रजाति है जो हाइब्रिड बना के किया जाता है मक्का का। संपूर्ण आहार दूध को माना जाता है। दूध में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, वसा मतलब फैट, प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ई। कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है दूध में? विटामिन C नहीं पाया जाता है दूध में। बाकी सारे विटामिन भी पाए जाते हैं, बहुत सारे खनिज तत्व और बाकी सारी चीज़ें भी इसमें पाई जाती हैं। गाय की देसी नस्ल को क्या कहते हैं? साहिवाल, सिंधी, देवनी ये सारे नाम हैं। विदेशी नस्लें हॉल्स्टीन फ्रेजियन, मुर्रा, मेहसाना, सूखी, जीली किस पशु की नस्ल का नाम है? ये भैंस का। आपके यहाँ भैंस गाय किसके किसके यहाँ है? आप कमेंट करके बताएंगे। आपके यहाँ भैंस है कि गाय है कि बकरी पालते हो या जो भी पालते हो, कोई पालतू जानवर है, कुत्ता भी हो तो भी आप कमेंट में उसका नाम लिख सकते हो। उस अवधि को क्या कहते हैं जब मुर्गी अंडे पर बैठकर 21 दिन तक सेती है? उसको उष्मायन काल कहते हैं, पॉवलिंग पीरियड। वाइट लेग हॉर्न, आइलैंड रेड, ILS ये मुर्गी की किस्में हैं। अच्छा, तालाब, झील, नहर, नदी में पाई जाने वाली मछली को क्या कहते हैं? अलवण जल मछली, जैसे कटला, रोहू। सागर, महासागर में पाई जाने वाली मछली को क्या कहते हैं? लवण जल मछली, जैसे टूना, कांड। मछली में कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है? विटामिन A और विटामिन D। बल और दाब चैप्टर अब हम लोग कल करेंगे, अगले नेक्स्ट डे करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी धूमधाम से करते रहिए। ईश्वर आप सबको क्या सद्बुद्धि तो दे ही रहे हैं, सक्सेस भी प्रदान करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जल्द ही मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। मेहनत करते रहिए। पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए जिसने भी देखा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थोड़ा दांत वाँत निकाल के ऐसे हंस दो, हैं ऐसे हंस सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।